नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। मैं सुनील व्यास आज आप लोगों के लिए जो वीडियो लेके आया हूँ वो है बुंदेलखंड का पठार। बुंदेलखंड के पठार के बारे में अगर देखा जाए तो एक प्रकार से बुंदेलखंड का पठार जो है ये मध्य प्रदेश के अंतर्गत एक प्राचीनतम भाग है जिसे पहले प्राचीन समय में जेजाग भुक्ति के नाम से जाना जाता था। तो एक प्रकार से अगर देखा जाए तो ये मध्य प्रदेश का प्राचीनतम भाग है जिसे पहले जेजाग भुक्ति के नाम से जाना जाता था। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश इन दोनों राज्यों के अंतर्गत एक प्रकार से यह पठारी राज्य जो है वो वर्तमान समय में एक प्रकार से स्थित है। तो ये पठारी राज्य अगर देखें तो मध्य प्रदेश में भी आता है और चूंकि दूसरे स्थान पर अगर देखा जाए तो वो जो दूसरा स्थान आता है वो एक प्रकार से कहाँ पर देखने को मिलेगा आपको, उत्तर प्रदेश में भी। प्री कैम्बियन युग में बुंदेलखंड के पठार का निर्माण ज्वालामुखी, परतदार और रवेदार चट्टानों के द्वारा एक प्रकार से इस पठार का निर्माण हुआ है। यहाँ पर ग्रेनाइट और नीस जैसी चट्टानें जो है वो आपको इस बुंदेलखंड के पठारी क्षेत्र के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगी। तो बुंदेलखंड के पठारी क्षेत्र के अंतर्गत अगर देखें तो यहाँ पर जो हमें एक प्रकार से चट्टानें देखने को मिलती है वो ग्रेनाइट और नीस प्रकार की चट्टानें जो हैं वो इस क्षेत्र के अंतर्गत देखने को मिलती है। मध्य प्रदेश का जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है उस मध्य प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का एक प्रकार से अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 7.7% भाग जो है वो 7.7% भाग बुंदेलखंड के पठार के अंतर्गत आता है। जैसा कि अभी तक हमने देखा है कि इस वाले क्षेत्र में यहाँ पर मध्य भारत का पठारी क्षेत्र है जो मध्य प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 10.68% इसके अंतर्गत है। यहाँ पर अगर देखें तो मालवा का पठार है जो मध्य प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 28% आता है, जबकि यहाँ नर्मदा सोन घाटी है जो मध्य प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 26% भाग पर है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो सतपुड़ा मेकाल श्रेणी है जो मध्य प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 11% भाग पर है, जबकि वहीं पर यहाँ रीवा पन्ना का पठार है जो मध्य प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 10.37% भाग पर है। और अगर देखा जाए तो वहीं पे यहाँ पर आपको एक और पठारी क्षेत्र देखने को मिलेगा, बघेलखंड या फिर पूर्वी पठार के नाम से जिसे जाना जाता है, वो मध्य प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 7% भाग पर आता है। ठीक है, इस प्रकार से मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे छोटा पठारी क्षेत्र जो है वो कौन सा देखने को मिलता है आपको, बुंदेलखंड का पठार, जिसे प्राचीन काल में जेजाग भुक्ति के नाम से भी जाना जाता था। आपने यहाँ पर इस क्षेत्र के अंतर्गत जेजाग भुक्ति के चंदेलों का नाम सुना होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो छतरपुर जिला जो है जहां पर एक प्रकार से खजुराहो के मंदिर स्थित हैं वो इसी पठारी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला भाग है। इस पठारी क्षेत्र के अंतर्गत राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर देखें तो मध्य प्रदेश के जो जिले भिंड, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, सागर, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, ये जो जिले हैं ये जिले एक प्रकार से अगर देखा जाए तो ये तमाम जिले मध्य प्रदेश के इसी बुंदेलखंड के पठारी क्षेत्र के अंतर्गत स्थित हैं। ठीक है, तो ये तमाम जिले अगर देखा जाए तो एक प्रकार से मध्य प्रदेश के इसी पठारी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ये पठारी क्षेत्र अगर देखें तो अर्धचंद्राकार आकृति के रूप में किस प्रकार से, अर्धचंद्राकार आकृति के रूप में अगर देखा जाए तो 3 श्रेणियों के द्वारा ये पठारी क्षेत्र एक प्रकार से घिरा हुआ पार्ट है। ये 3 श्रेणियां कौन कौन सी है? जिन तीनों श्रेणियों के द्वारा एक प्रकार से ये पठारी क्षेत्र घिरा हुआ है। तो इसमें सबसे पहली जो श्रेणी आती है वो है आपकी चंदेरी श्रेणी, दूसरी है आपकी बिजावर श्रेणी और तीसरी है आपकी जिस श्रेणी को कहा जाता है पन्ना श्रेणी। तो चंदेरी, बिजावर और पन्ना, इन तीनों श्रेणियों के द्वारा एक प्रकार से यह पठारी क्षेत्र जो है वो एक प्रकार से यहाँ पर घिरा हुआ आपको प्रतीत होता है। इस पठारी क्षेत्र के अंतर्गत अगर देखा जाए तो यहाँ की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है सिद्ध बाबा की चोटी। कौन सी चोटी है?
सिद्ध बाबा की चोटी, और सिद्ध बाबा की चोटी जो है वो 1172 मीटर की जो चोटी है वो एक प्रकार से बुंदेलखंड के पठारी क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। चूंकि इस पठारी क्षेत्र के यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर आ जाता है आपका रीवा पन्ना का पठार। यहां पे कौन सा पठार आता है आपका? रीवा पन्ना का पठार। और रीवा पन्ना का पठार जो है, इस रीवा पन्ना पठार के दक्षिण में अगर देखा जाए तो यहां पर कैमूर पहाड़ियां हैं, और उत्तर में अगर देखा जाए तो इस वाले पठार के उत्तर में यहां पर एक प्रकार से विंध्याचल पर्वत श्रेणी देखने को मिलती है आपको। किस पठार के? रीवा पन्ना के पठार के। तो रीवा पन्ना का जो पठारी क्षेत्र है, इस रीवा पन्ना के पठारी क्षेत्र के दक्षिण में कैमूर पहाड़ियां, और उत्तर में अगर देखा जाए तो उत्तर में एक प्रकार से यहां पर आपको विंध्याचल रेंज देखने को मिलेगी। वहीं पे अब हम पुनः आ जाते हैं आपके बुंदेलखंड पठार पे। तो बुंदेलखंड का जो पठार है, इस बुंदेलखंड के पठार के अंतर्गत से 2 नदियां प्रभावित होती हैं। अब देखिए, ये जो बुंदेलखंड का पठार है, इस पठार की ढाल अगर देखें तो उत्तर दिशा में और उत्तर पूर्व दिशा में इस पठारी क्षेत्र की ढाल आती है। किस दिशा में इसकी ढाल है? उत्तर और उत्तर पूर्व दिशा में। तो यहां पर देखिए आप लोग कि एक प्रकार से यहां पर रायसेन जिला है, और रायसेन जिले से एक नदी प्रवाहित होती है जिस नदी का नाम है बेतवा नदी, जो उत्तर दिशा में प्रवाहित हुई और पुनः उत्तर पूर्व में एक प्रकार से यहां पर उत्तर दिशा से प्रवाहित होते हुए उत्तर पूर्व में गई और इस प्रकार से आगे निकल गई। तो ढाल किस ओर आ रही है? उत्तर और उत्तर पूर्व की तरफ। ठीक है, तो यहां से प्रवाहित होने वाली एक प्रमुख नदी आती है, कौन सी? आपकी बेतवा नदी। और ये जो बेतवा नदी जो है, इस बेतवा नदी को अगर देखें तो बेतवा नदी को एक प्रकार से मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है प्रदूषण के आधार पर, क्योंकि जितना प्रदूषण गंगा नदी में है उतना ही प्रदूषण आपको एक प्रकार से बेतवा नदी के अंतर्गत भी देखने को मिलेगा। तो मध्य प्रदेश की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश की गंगा जो है वो एक प्रकार से आपको बेतवा नदी को कहा गया है। दूसरी इस पठारी क्षेत्र के अंतर्गत से प्रवाहित होने वाली नदी है धसान। एक और नदी आप चाहें तो लिख सकते हैं बीना। तो बेतवा, धसान और बीना, ये जो नदियां हैं, ये नदियां एक प्रकार से अगर देखा जाए तो इस पठारी क्षेत्र की महत्वपूर्ण नदियां यहां पर आपको दिखाई देती है या फिर प्रतीत होती है। इस पठारी क्षेत्र के अंतर्गत 3 महत्वपूर्ण से रूप से यहां पर फसलें होती है। वर्षा अगर देखें तो 75 से 100 सेंटीमीटर यहाँ पर वर्षा हो रही है। किस मानसून से होती है? तो आप सभी को पता होगा कि दक्षिण पश्चिम मानसून की जो बंगाल की खाड़ी शाखा है और अरब सागरीय शाखा है, उन दोनों शाखाओं के माध्यम से आपको यहाँ पर बुंदेलखंड के पठारी क्षेत्र के अंतर्गत वर्षा देखने को मिलेगी। यहाँ पर जो प्रमुख फसलें हैं उनमें ज्वार, गेहूं और अलसी। एक फसल कौन सी हुई आपकी? ज्वार। दूसरी फसल कौन सी हुई आपकी? गेहूं। और तीसरी फसल जो है वो कौन सी? यहाँ पे अलसी। तो ये फसलें जो हैं वो एक प्रकार से इस पठारी क्षेत्र के अंतर्गत आपको प्रमुख रूप से यहाँ पर फसलें देखने को इस क्षेत्र के अंतर्गत मिलेगी। ठीक है, आप लोग समझ पा रहे होंगे कि इस पठारी क्षेत्र के अंतर्गत आपको कौन कौन सी फसलें यहाँ पर देखने को मिल सकती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये कि एक प्रकार से इस पठारी क्षेत्र के अंतर्गत सागौन, तेंदुपत्ता, नीम जैसे वन जो है वो इस वाले क्षेत्र के अंतर्गत आपको देखने को मिलेंगे। अर्थात उष्ण कटिबंधीय मानसून वन जो है वो इस क्षेत्र के अंतर्गत आपको देखने को मिलते हैं। कौन से वनस्पति यहां पर देखने को मिलती है आपको? तो याद रखिएगा, उष्ण कटिबंधीय मानसून वन जो है वो इस क्षेत्र के अंतर्गत आपको यहां पर हमेशा देखने को मिलते रहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग इस पठार को अच्छे से समझते जाइए कि कौन कौन सी महत्वपूर्ण चीज़ें जो है वो इस पठारी क्षेत्र के अंतर्गत आपको देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर हमने एक चीज़ की चर्चा यहाँ पर नहीं की है, और वो क्या है? तो वो ये आती है कि इस बुंदेलखंड के पठारी क्षेत्र के अंतर्गत जो मिट्टी आपको देखने को मिलेगी वो मिट्टी इस पठारी क्षेत्र के अंतर्गत आपको देखने को मिलती है लाल पीली मिट्टी। तो लाल पीली मिट्टी का जो क्षेत्र है वो लाल पीली मिट्टी का क्षेत्र कौन सा कहलाता है? आपका बुंदेलखंड का पठार।
तो बुंदेलखंड के पठारी क्षेत्र के अंतर्गत जो मिट्टी देखने को मिलेगी वो मिट्टी कौन सी है आपकी? लाल पीली मिट्टी यहां पर आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो अपना आंसर आप लोग यहां पर तैयार करें। किस प्रकार से कि एक प्रकार से अगर देखा जाए तो बुंदेलखंड का पठारी क्षेत्र जो है, इस बुंदेलखंड के पठार का को अगर देखा जाए तो ये इसका प्राचीनतम नाम या फिर बुंदेलखंड क्षेत्र का प्राचीनतम नाम जो है वो एक प्रकार से हमें जेजाभुक्ति के नाम से देखने को मिलता है। दूसरा ये कि प्री कैम्बियन युग में इस पठारी क्षेत्र का निर्माण हुआ। ग्रेनाइट और नीस प्रकार की चट्टानें इस क्षेत्र के अंतर्गत पाई जाती हैं। इस पठारी क्षेत्र में मुख्य रूप से अर्धचंद्राकार आकृति में यह पठारी क्षेत्र 3 पर्वत श्रेणियों के द्वारा घिरा हुआ है। तीनों के नाम लिख दीजिए आप। फिर अगर देखा जाए तो इस पठारी क्षेत्र के अंतर्गत वर्षा 75 से 100 सेंटीमीटर देखने को मिल रही है। यहाँ पर किस प्रकार के वनस्पति पाई जाती है, यहाँ की प्रमुख फसलें कौन सी है, नदियाँ कौन सी है, मिट्टी कौन सी यहाँ पर देखने को मिल रही है, साथ ही यहाँ की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है। इसके अलावा अगर देखें तो इस क्षेत्र के अंतर्गत एक और महत्वपूर्ण आप लोगों ने नाम सुना होगा, चंदेरी। चंदेरी की साड़ियाँ, अशोकनगर। ठीक है, तो चंदेरी जो फेमस है वो किसके लिए फेमस है? आपका साड़ियों के लिए। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो एक प्रकार से आपको देखने को मिल रही कहाँ पर? बुंदेलखंड के पठार में। अब जो हमारा पठारी भाग है वो है रीवा पन्ना का पठार। रीवा पन्ना के पठार को अगर देखें तो मध्य प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 10.38% भाग जो है वो एक प्रकार से रीवा पन्ना के पठारी भाग के अंतर्गत आता है। कितना प्रतिशत आ रहा है? 10.37% भाग। रीवा पन्ना का पठार, इसका एक और नाम है, क्या है? विंध्यन कगारी प्रदेश। तो रीवा पन्ना का जो पठारी भाग है, इस रीवा पन्ना के पठारी भाग को विंध्यन कगारी प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। इस रीवा पन्ना के पठारी भाग के दक्षिण में, अभी मैंने बताया आपको कि यहां पर एक पहाड़ियां हैं जिसे कैमूर पहाड़ी के नाम से जाना जाता है, जबकि इसी रीवा पन्ना पठार के उत्तर में एक पर्वत श्रृंखला आती है जिसे एक प्रकार से विंध्याचल श्रेणी के नाम से जानते हैं। तो उत्तर में विंध्याचल पर्वत श्रेणी, जबकि दक्षिण में कैमूर पहाड़ियों से घिरा हुआ भाग जो है वो रीवा पन्ना का पठार है आपका। वहीं पे इसके दक्षिण में बघेलखंड, उत्तर में उत्तर प्रदेश राज्य, पश्चिम में बुंदेलखंड, दक्षिण पश्चिम में नर्मदा सोन घाटी, ये तमाम क्षेत्रों से एक प्रकार से घिरा हुआ है रीवा पन्ना का पठार। रीवा का प्राचीन नाम महामृत्युंजय है, आप लोगों को पता होना चाहिए ये चीज। वहां पर एक मेला भी लगता है महामृत्युंजय का रीवा के अंतर्गत, उसी नाम को लेकर एक प्रकार से यहाँ पर मेले का आयोजन भी होता है। अब रही बात कि इस क्षेत्र के अंतर्गत एक प्रकार से यहाँ पर जो मिट्टी आपको देखने को मिलेगी वो रीवा पन्ना के पठारी क्षेत्र के अंतर्गत लाल पीली मिट्टी जो है वो इस पठारी क्षेत्र के अंतर्गत आपको देखने को मिल जाएगी। तो लाल पीली मिट्टी का जो क्षेत्र है वो लाल पीली मिट्टी का क्षेत्र कहलाता है। कौन सा क्षेत्र आपका? रीवा पन्ना का पठार या फिर विंध्यन कगारी प्रदेश। मध्य प्रदेश के राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो राजनीतिक दृष्टिकोण से पन्ना, कौन सा जिला आ रहा है यहां पे आपको देखने को मिल रहा है? पन्ना, रीवा, सतना,
ठीक है। पन्ना, रीवा, सतना, ये जो जिले हैं, ये जिले एक प्रकार से आपको देखने को मिल रहे हैं कहाँ पर, रीवा पन्ना के पठारी भाग के अंतर्गत आपको ये तमाम जिले जो हैं वो देखने को मिल जाएंगे। इस पठारी क्षेत्र के अंतर्गत महाद्वीपीय प्रकार की, किस प्रकार की, महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु इस पठारी क्षेत्र में पाई जाती है। तो रीवा पन्ना का जो पठारी क्षेत्र है, इस रीवा पन्ना के पठारी क्षेत्र की जलवायु जो है वो कैसी है, महाद्वीपीय प्रकार की। और इस पठारी क्षेत्र के अंतर्गत 100 सेंटीमीटर से लेकर 125 सेंटीमीटर तक रीवा पन्ना के पठारी क्षेत्र के अंतर्गत वर्षा होती है। साथ ही यहां पर मिट्टी जो है वो मिट्टी कौन सी पाई जाती है, आपकी लाल पीली मिट्टी। रीवा पन्ना के पठारी क्षेत्र में गेहूं, चावल जैसी खाद्यान्न फसलें जो हैं, इस प्रकार की खाद्यान्न फसलों की पैदावार एक प्रकार से आपको रीवा पन्ना पठारी क्षेत्र के अंतर्गत देखने को मिल जाएगी। चूना पत्थर, हीरा और जिप्सम, तीन महत्वपूर्ण खनिज। सबसे पहला चूना पत्थर, दूसरा हीरा और तीसरा जो है वो जिप्सम। ये तीनों महत्वपूर्ण खनिज आपको रीवा पन्ना के पठारी क्षेत्र के अंतर्गत देखने को मिलेंगे। आपको पता होगा कि हीरा जो है वो हीरा मध्य प्रदेश के अंतर्गत ही एक प्रकार से एकमात्र राज्य ऐसा है जहां पर डायमंड का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा हो रहा है। मध्य प्रदेश में कई खदानें हैं हीरे की, जिसमें से खदानें जो है वो कहां पर आ रही है, आपकी रीवा पन्ना के पठार के अंतर्गत या फिर विंध्यन कागारी प्रदेश में। कौन कौन सी खदानें हैं ऐसी, पन्ना, हिनोता, अंगोर, मझगांव, ये तमाम प्रकार की जो खदानें हैं वो तमाम प्रकार की खदानें एक प्रकार से हीरे की है। और ये हीरे की खदानें जो है वो कहां पर आती है, आपकी रीवा पन्ना के पठारी क्षेत्र के अंतर्गत ये खदानें देखने को मिल रही है। वहीं पे अगर मैं चूना पत्थर की बात करूं तो चूना पत्थर जो है वो सतना जिले में और जिप्सम जो है वो रीवा जिले में, जबकि गेरू अगर देखें तो गेरू जो है वो सतना जिले के अंतर्गत आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगे। किस पठारी क्षेत्र के अंतर्गत, रीवा पन्ना के पठारी क्षेत्र के अंतर्गत। सीमेंट उद्योग भी आपको एक प्रकार से सतना जिले में देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर चूना पत्थर है, तो चूना पत्थर होने के परिणाम स्वरूप यहाँ पर आपको सीमेंट उद्योग भी देखने को मिल जाएगा। जबकि इस क्षेत्र के धार्मिक और पर्यटक स्थल की अगर मैं बात करूं कि रीवा पन्ना के पठारी क्षेत्र के अंतर्गत पर्यटन के कौन कौन से स्थल जो हैं वो इस क्षेत्र के अंतर्गत पाए जाते हैं, यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण मैहर सतना जिले के अंतर्गत, ठीक है। तो सतना जिले के अंतर्गत जो मैहर जो आता है, आपको बताया है मैंने कि एक प्रकार से मैहर को मध्य प्रदेश का नया जिले बनाने की बात भी की गई है। तो मैहर जो है, इस मैहर के अंतर्गत अगर देखें तो यहाँ पर एक प्रकार से उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत अकादमी जो आती है, वो उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत अकादमी यहीं पर आती है आपकी मैहर में। दूसरा, शारदा देवी का जो प्रसिद्ध मंदिर है, जो प्रसिद्ध मंदिर आला और उदल की कहानियों के कारण भी फेमस है, वो यहीं पे सतना में है। वैसे आला और उदल जो है वो बुंदेलखंड क्षेत्र के दो प्रसिद्ध योद्धा थे, जिनके ऊपर आला खंड लिखा है। और आला खंड की रचना कई बार MPPSC ने पूछा हुआ है कि किसने की है। आला खंड की जो रचना है वो जगनिक ने की है। एक प्रकार से वीरता पर आधारित ये गीत है, और वीरता पर आधारित जो ये गीत है वो लिखा किसने है, जगनिक ने लिखा है। और किस क्षेत्र में गाया जाता है, ये भी क्वेश्चन अगर आए तो आप याद रखिएगा, बुंदेलखंड में गाया जाता है, ठीक है। रीवा पन्ना पठार में मत लिख देना कहीं उसे, कहाँ पर गाया जाता है वो बुंदेलखंड पठार के अंतर्गत।
ठीक है, तो यहीं पर आता है वो। और एक और महत्वपूर्ण चीज कि रीवा पन्ना के पठारी क्षेत्र के अंतर्गत से टोंस और सोन दो नदियां यहां से होकर प्रवाहित होती है। वैसे और भी नदियां हैं जिन नदियों के ऊपर जलप्रपात है। यहां पर मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात चचाई जलप्रपात है, जो कहां पर आता है? इसी रीवा पन्ना के पठारी क्षेत्र के अंतर्गत एक प्रकार से ये जलप्रपात आपको देखने को मिलेगा। तो इसी पठारी क्षेत्र के अंतर्गत अगर देखें तो ये जलप्रपात जो बताए मैंने, जैसे चचाई जलप्रपात, केवटी जलप्रपात, बहुटी जलप्रपात, तो चचाई, केवटी, बहुटी, ये तमाम प्रकार के जो जलप्रपात हैं, ये सभी प्रकार के जलप्रपात आपको इसी पठारी क्षेत्र में देखने को मिलेंगे, जिस पठारी क्षेत्र का नाम है रीवा पन्ना का पठार। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये चीजें जो बता रहा हूं मैं, ये समझ में आ रही होगी। और अगर नहीं आए तो पुनः एक बार पीछे से जाकर फिर से देखो, ताकि समझ में आए चीजें। ठीक है, ऐसा तो कोई है नहीं कि कोई अलग से आपको स्पेशल चीजें बता रहा हूं। कुछ चीज़ें हैं जो स्पेशल बता रहा हूँ, ठीक है, लेकिन आप कोशिश करें कि इसको निरंतर आपके दिमाग में बनती रहे। यहाँ से 3 नंबर के मेंस में कई क्वेश्चन बनेंगे, जैसे सोन नदी के ऊपर लिखने को आ सकता है, चचाई जलप्रपात को लिखने को आ सकता है, रीवा पन्ना पठार पे आ सकता है, विंध्यन कगारी प्रदेश पे आ सकता है, या फिर बुंदेलखंड पठार पे आ सकता है, जेजा भुक्ति पर लिखने को आ सकता है, या फिर इसके अलावा मध्य प्रदेश की भौगोलिक संरचना मैंने बताया, वो भी क्वेश्चन आपका बनता है। यहाँ पर आप लोग रीवा पन्ना के पठार को जो है वो 3 नंबर में, 5 नंबर में और 11 नंबर में तैयार करें। इसी प्रकार से बुंदेलखंड पठार को भी आप तैयार करें। ठीक है, कैमूर श्रेणी लिखने को आ सकती है, विंध्यांचल श्रेणी लिखने को आ सकती है। ठीक है, फिर इसके बाद में यहाँ से और भी कई प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, जैसे आप देखोगे तो इस क्षेत्र के अंतर्गत से पन्ना श्रेणी, बीजावर श्रेणी, चंदेरी श्रेणी, ये क्वेश्चन भी आपके यहाँ से मेंस में बनने की संभावना व्यक्त की जाती है। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें आप लोग करते चलें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ये जानकारी यदि आपको पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ ही स्वास्तिक अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। याद रखें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि किसी भी वीडियो की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे।